राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर रोहतक की। रोहतक के गांव नया बांस भास्कर शिवम ने बताया कि वह और उसके पिता मोटरसाइकिल से घूमने के लिए गए थे। पिता संजीत दोनों घूमने के लिए गए थे। बाइक को सड़क पर खड़ा करने के साथ ही वह पिता के साथ नया बांस से घी रोड की तरफ पैदल घूमने के लिए चल दिए। वहां से वापस आने के बाद संजीत बाइक में तेल डलवाने की बात कहकर बेटे को वहां पर ही छोड़कर चला गया। जैसे ही वह भैंसरू खुर्द गांव के पास पहुंच पैसरू खुर्द गांव के पास पहुंचा तभी कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। ये था रोहतक का मामला भैंसरू का। इसके बाद अब बात करते हैं एक और रोहतक के ही मामले की। रोहतक में दरगाह में चोरी। रोहतक में छोटूराम चौक पर दरगाह में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर रात को पीछे की जाली काटकर अंदर घुसे और दान पात्र को तोड़कर कैश चोरी कर निकल गए। वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। चोरी की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई आरंभ कर दी है। तो ये था रोहतक दरगाह में एक और मामला। तो अब बात करते हैं आपसे अस्थि कलश यात्रा दो दिन के लिए स्थगित। होली पर्व को देखते हुए किसानों ने 31 मार्च के शहीद समागम की तैयारी में जुटे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा में निकाली जा रही युवा किसान सुप्रीम के अस्थि कलश यात्रा को होली त्योहार के चलते 2 दिन के लिए 25 व 26 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया है। 8 दिन पहले शुरू हुई सुखकरण सिंह मान की कलश यात्रा पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल के कई गांवों से होते हुए कैथल पहुंची है। किसान सरकार पर दबाव बनाने व सहानुभूति जुटा रहे हैं। तो जो अस्थि कलश था, जो किसानों का शुभकरण जो शहीद हुआ था खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उसका शहीद दिवस या उसके अस्थियों को लेके किसान मोर्चा, जो 2 किसान मोर्चा हैं शंभू बॉर्डर पे, वो दोनों उसके अस्थियों को अस्थि कलश यात्रा को रोका गया है होली को देखते हुए 2 दिन के लिए 25 और 26 तारीख को। इसके बाद तो अब बात करते हैं जो हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी का पहला नू दौरा विवादों से घिरा हुआ है। क्योंकि विवादों से इसलिए घिरा हुआ है, बीजेपी को पहले से ही बताया जा रहा है कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। अब हरियाणा के अंदर भी जो नए सीएम है नायब सैनी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। क्योंकि जो नू के अंदर अनाज मंडी है, उसके अंदर अपना जो ये रैली थी वो रखी, और 2 दिन के लिए, वो भी इस टाइम पे, आप समझ सकते हो अभी का टाइम कौन सा है। किसान अपने फसल को बेचने के लिए अनाज मंडियों में जाते हैं, और इसी टाइम पे किसानों की फसलों को बिक्री से रोकने के लिए, लेट करवाने के लिए 2 दिन के लिए वहां पे रैली रखी गई है। और उस रैली के अंदर किसी भी किसान को, जो किसान है वो अपने अनाज को या किसी भी और तरह के उसको लेके मंडी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। तो इसी को लेके कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी करार दिया है। बाजार समिति द्वारा जारी एक लेटर में सभी आढ़तियों एजेंटों से कहा गया है कि वे सीएम के दौरे की सुरक्षा तैयारियों के कारण किसी भी किसान को अनाज बाजार में प्रवेश करने और काम करने की अनुमति न दें। तो समझ सकते हो आप, 2 दिन के लिए अब किसानों का, एक तो ऊपर से फसल आई हुई है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं बेचने का भी इस टाइम पे, और उन्हीं को रोकने के लिए अब ये 2 दिन का नायब खट्टर साहब ने, नहीं खट्टर नहीं, नायब सैनी ने रोक लगा दी। तो ये थी मामला। ये अभी आचार संहिता का भी उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कहीं पे कोई रैली नहीं की जा सकती, जबकि भाजपा के
जो लोग हैं वो रैलियां भी कर रहे हैं और पूरे के पूरे पोस्टरों को हर जगह पे लगाया हुआ है उन्होंने। जहाँ पे भी पोस्टर सरकारी संपत्ति होती है वहाँ पे प्रधानमंत्री और भाजपा के पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राम दोस्तों, तो दोस्तों जो जेजेपी पार्टी है उसने लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम उन्होंने अपने जो जेजेपी पार्टी है उसके के जो 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मजबूत चेहरों को उतारने की बात कही है। इसमें हिसार, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र और सीएम सिटी करनाल शामिल है। तो आपको पता ही होगा, पहले जो जेजेपी है वो सिर्फ 1-2 सीटें मांग रही थी और 2 सीटों को ना देने की वजह से भाजपा के साथ इनका गठबंधन टूटा, सरकार टूटी और एक नया चेहरा सीएम बना, नायाब सैनी। इसमें जो ये मनोहर लाल खट्टर था, इसको सीएम पद से हटाया गया। इसमें बहुत सारी अटकलें लगती हुई दिखाई दी। वहीं पे अनिल विज भी शायद कुछ नाराजगी का अनिल विज की कुछ नाराजगी का भी सामना करना पड़ा और अनिल विज आपको पता है शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। और अभी मतलब कल की बात है जब अनिल विज से मिले हैं ये। तो इसके बाद अब एक ये जेजेपी का नया कहानी सामने आ रही है कि ये 5 सीटों पे लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब सबको पता है कि हालात कुछ ऐसे हो गए कि जेजेपी का शायद अब कहीं नामो निशान ना बचा हो। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अब की बार इलेक्शन का जेजेपी का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं बचा है, क्योंकि जनता से जो वोट लिए थे जेजेपी ने वो भाजपा और कांग्रेस के, ज़्यादातर भाजपा के जो विरोध में वोटें ली थी। क्योंकि उस टाइम पे जेजेपी के जो प्रमुख थे दुष्यंत चौटाला, वो हर जगह पे हर रैली में कहते हुए दिखाई दिए थे ये तड़ी पार हैं, इनको हम जमुना पार कर देंगे अब की बार। और लास्ट में जाके ये बीजेपी के साथ बैठ गए। ये बातें दुष्यंत चौटाला बीजेपी के बारे में ही बोलते थे और फिर दोबारा ये दुष्यंत चौटाला बीजेपी गोद में जा बैठे और इसी को लेके जनता काफ़ी नाराज़ है। अगर कहीं पे भी दुष्यंत चौटाला की बात आती है तो जनता की नाराज़गी बहुत बहुत ज़्यादा है और वो आज जनता उनका नाम तक नहीं सुनना चाहती। और यही रीज़न रहा था कि भाजपा ने जेजेपी को कोई भी सीट देने से मना कर दिया था। रीज़न भी यही था, क्योंकि शायद भाजपा को लग रहा था कि अगर जेजेपी के साथ मिलके हम चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान हमारा भी होगा और इसी नुकसान से बचने के लिए भाजपा और जेजेपी का गठबंधन समाप्त हुआ और नई सरकार डगमगाई, सरकार टूटी, मनोहर लाल खट्टर को अपने पद से हटा दिया गया और वहाँ पे नायब सैनिक को नया सीएम बनाया गया। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और बहुत सारे पद भी जो चेंज हुए। तो ये एक और खबर पे बात करते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था करनाल में महिला संदिग्ध हालात में लापता हुई। ये एक वो न्यूज़ कल की भी थी कि करनाल से एक महिला संदिग्ध हालात में गायब हुई थी और वो जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो वहाँ पे वो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए गायब हुई थी और उस टाइम पे उसके जो रिपोर्ट करने वाले थे पुलिस में, तो उन्होंने किसी को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट की थी कि जो बहला फुसला के उनकी पत्नी को भगा ले गया। अब आज फिर एक मामला सामने आया है कि करनाल में महिला संदिग्ध हालात में लापता, दवा लेने की बात कहकर निकली घर से भगा कर ले जाने का आरोप। करनाल जिले के निसिंग गांव में एक गांव से संदिग्ध हालातों में एक महिला विवाहिता लापता हो गई। पति ने आसपास के एरिया में तलाश शुरू की लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगा। बाद में पति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। विवाहिता पति ने अज्ञात व्यक्ति को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जताया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, तो अब मामला बताते हैं। दवा लेने गई थी महिला। पीड़ित
पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी शनिवार की सुबह 10:30 बजे घर से करनाल दवा लेने की बात कहकर निकल गई थी। उसने सोचा था कि दोपहर तक घर लौट आएगी, लेकिन वह नहीं लौटी। वह इंतजार करता रहा। जब वह शाम तक घर नहीं लौटी तो पति की चिंता और ज्यादा बढ़ी। तो इसी के बाद फिर पति ने जो वो था उसकी शिकायत पहले जांच पड़ताल की, कहीं मिली नहीं। तो उसके बाद उसकी चिंता बढ़ी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। रोहतक का एक और मामला सामने आया है। रोहतक में रिटायर्ड फौजी टेटोली गांव का सेवानिवृत्त फौजी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि जो फौजी थे, रिटायर्ड फौजी थे, वो रिटायर्ड होने के बाद अपना कुछ काम धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। इसी को लेके उन्होंने अपने एक सहपाठी से बात की और उसने उन्हें बताया कि जो उसका भाई नरेश है उसने फ्लोर मिल लगा रखा है और वो फ्लोर मिल अभी चालू हालात में नहीं है, वो बंद है। तो तुम उसको खरीद के चालू कर लो। तो सौदा 24 लाख में तय हो गया। तो इकरारनामे के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को इकरारनामा लिखा गया। 8 लाख रुपए फौजी साहब ने बतौर बयाना यहाँ चेक दे दिया। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को 8 लाख रुपए का चेक दिया। उसके बाद बिजली का बिल भरा। उन्होंने बताया कि कुल करीब 19 लाख रुपए दिए। वही आरोपियों ने रजिस्ट्री भी करा दी और कब्जा भी दे दिया। अब ये मामला क्या होता है जब रजिस्ट्री भी हो गई और कब्जा भी दे दिया, सारे काम हो गए, उसके बाद अब मामला क्या हुआ भाई? तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर एक नंबर का काम हो गया, इसमें ठगी कैसे हो गई? अब ठगी के मामले पे आते हैं। जो सेवानिवृत्त फौजी थे रोहतास ने बताया कि करीब 1-1.5 साल पहले उसके पास कोर्ट से सम्मन आए तो पता चला कि आरोपी नरेश 23 मई 2018 को अदालत से केस हार चुका था। जिस जमीन पर फ्लोर मिल लगा था उस जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था। आरोपी कोर्ट से केस हार गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट के ऑर्डर से यह जमीन पहले केस करने वाले महेंद्र की हो गई थी। वही अब आरोपियों ने उसके पैसे भी वापस नहीं दिए। आरोपियों ने करीब 25 लाख रुपए की ठगी की है, जिसके बाद मामले की शिकायत एसपी को दे दी गई है। जब ये कोर्ट से केस हार चुके थे तो उसके बाद इन्होंने ये जमीन उन फौजी साहब को बेची, इसलिए ये ठगी का मामला बन रहा है। और ये है आप नेता केजरीवाल की, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसे खारिज कर हाई कोर्ट ने कहा कि बुधवार 27 मार्च को अदालत खुलने पर ही केस की सुनवाई होगी। अर्जी में तत्काल रिहाई की भी मांग की गई थी। ये तो मांग खारिज कर दी केजरीवाल की। अब दूसरी तरफ बात करते हैं सुकेश सुकेश ने केजरीवाल के नाम लिखी चिट्ठी। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश ने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, डियर ब्रदर केजरीवाल, वेलकम टू तिहाड़ क्लब। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे तीनों भाई अब यहाँ हैं। तिहाड़ क्लब चलाने के लिए चेयरमैन बिग बॉस अरविंद केजरीवाल, सीईओ मनीष सिसोदिया और सीओओ सत्येंद्र जैन, ये तिहाड़ जेल में जो ठग बनता उसने चिट्ठी लगी है। जर्मन डिप्लोमेट तलब। भारतीय विदेश मंत्री ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कमेंट करने पर जर्मन डिप्लोमेट को तलब किया है। जर्मन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने इस मामले को नोटिस में लिया है। केजरीवाल को निष्पक्ष और सही ट्रायल मिलना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। ये भी एक खबर है जर्मन के, उसने भी निष्पक्ष और सही ट्रायल का मिलने की बात कही है। ये केजरीवाल का हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये निष्पक्ष और जो ट्रायल का हक हर किसी का होता है। तो दूसरी चीज आपको बताते चलते हैं। अब कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 45 नाम। दिग्गज सिंह को राजगढ़ से
अजय राय को बनारस से टिकट मिली। ये उनकी कांग्रेस की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए। तो अब उनकी जो नेताएं हैं वो चल रही हैं बातें, और उनके जो नाम है वो आ रहे हैं सामने धीरे धीरे करके, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मामला चल रहा है। उनकी चौथी लिस्ट है वो आ गई है इसकी, कांग्रेस की। तो अब आपको चौथी लिस्ट की मैं आपको बताता चलता हूँ। उत्तर प्रदेश 9 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद 2019 में भी यही थे और 2024 में भी यही हैं। अमरोहा दानिश अली, और 2019 में थे सचिन चौधरी। सचिन चौधरी को हटा के दानिश अली को ये टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से। फतेहपुर सीकरी में रामनाथ सिकरवार को अभी टिकट दी है 2024 में। 2019 में थे राज बब्बर। अब कानपुर की बात करें, आलोक मिश्रा अभी टिकट मिला है 2024 में, और 2019 में थे श्री प्रकाश जायसवाल। ठीक है, तो दोस्तों झांसी में प्रदीप जैन को टिकट दिया गया है। 2019 में शिवशरण सिंह थे, और इसके साथ अभी बाराबंकी में तनुज पुनिया को टिकट दिया है। 2019 में भी तनुज पुनिया ही थे झांसी से, बाराबंकी से। देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है हाल में, और 2019 में नियाज अहमद थे। तो अब उसके बांस गांव सदल प्रसाद, और 2019 में यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं था इनका। तो वाराणसी में अजय राय, 2019 में भी वाराणसी से कांग्रेस के ने जो टिकट मिला था वो अजय राय को ही मिला था। ठीक है, तो दोस्तों ये 9 टिकटें यूपी की जो अभी वो हुई हैं 80 सीटों में से जो चौथी लिस्ट आई है, ये उसकी टिकटें थी। तो ये था मामला। अभी फिर इस मामले के बाद जो आगे की खबर है वो आपसे शाम के टाइम डिस्कस करेंगे, जो दिन की खबरें होंगी। तो ये थी कल की और रात की खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।